प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिस्ट्री चैप्टर 2 के बारे में आप सबसे बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेज एक कंपनी के रूप में यहाँ पर आया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता को यहाँ अपने हाथों में ले लिया। किस तरह एक व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक साधारण सा व्यापारी किस तरह धीरे धीरे भारत की सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। आइए हम इसी के बारे में आज आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी और धीरे धीरे अलग अलग रियासत सत्ता में काबिज हो गए, अलग अलग रियासत अस्तित्व में आ गए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वे यहाँ सिर्फ व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। हम लोग आज इस अध्याय में आगे यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आई कि एक व्यापारी धीरे धीरे साम्राज्य का स्वामी बन बैठा। बच्चों, आप देख पा रहे हैं ये जो फिगर है, ये फिगर अंग्रेज़ों के ज़माने का है। ये चित्र है, ये बनाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह बहादुर शाह जफ़र, जो अंतिम मुग़ल सम्राट था भारत का, उन्हें बंदी बनाया गया है। उनके बेटों को बंदी बनाया गया है और बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनके बेटों को उनके सामने ही जान से मार दिया गया। आइए हम देखते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि थी हमारे देश में। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिसमें कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द आएंगे, पूरब और पश्चिम। जो यूरोपीय देश थे उसे पश्चिमी देश कहा जाता है, जबकि हम लोग या जो एशिया का देश है, हम लोगों को पूर्वी देश माना जाता है। ये हम लोगों की भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसा कहा जाता है। तो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनसे वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये इजाज़तनामा ले लिया था कि वो पूर्व के देशों में व्यापार कर सकता है। और सिर्फ यह इजाज़त सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं लिया गया था, उसमें ये भी कंडीशन लगाया गया था कि वहाँ पर कोई दूसरी व्यापारिक कंपनी इंग्लैंड की इस क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है। लेकिन उनके अनुसार इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी तो वहाँ नहीं काम कर सकता है, लेकिन और भी दूसरे जो यूरोपीय देश थे, जैसे फ्रांस, पुर्तगाल इत्यादि देशों का जो व्यापारिक संगठन था, उन्हें भारत आने से वो नहीं रोक पाया।
हमारे देश में ऐसा क्यों किया गया? जो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस तरह की जो शर्तें लगाई थी कि वहाँ कोई दूसरे इंग्लैंड की कंपनी नहीं जा सकती थी, इसका एकमात्र कारण था कि उस समय उन्हें कोई दूसरे कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं हो, इसलिए ऐसा कंडीशन लाया गया था। तब के ज़माने में कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर और उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकत को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत पर पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक ऐसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी, एक जैसी चीज़ें। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दे। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ा कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। इस किलेबंदी के कारण क्या हुआ कि जहाँ भी केंद्र था कंपनी का अपना व्यापार करने का, उसके लिए उसे ज़मीन की ज़रूरत पड़ी और वो वहाँ उसे किले के रूप में उसे घेर कर रखने लगा, जिसके लिए उन्हें कुछ वहाँ के जो रियासत थे उनसे उनको सहायता की ज़रूरत पड़ने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल में व्यापार शुरू की। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पर शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर भी बैठते थे। जैसे इसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। दोस्तों, गड़बड़ यहीं से शुरू हुई कि बिना शुल्क चुकाए जब उन्हें व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया और उसे यहाँ के शासक के द्वारा संरक्षण मिल गया, तो धीरे धीरे वो हमारे जो शासन व्यवस्था थी यहाँ की उसमें वो सम्मिलित होने लगे। कंपनी ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों न करते।
आइए अब देखते हैं कि किस तरह से व्यापार के बाद धीरे धीरे परिस्थिति युद्ध की ओर चला गया। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर हो रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। दोस्तों, ये टकराव दिनों दिन बढ़ते गए और दिनों दिन यह समस्या इतनी गंभीर हो गई कि अंततः इन टकराव की परिणति पलासी के युद्ध के रूप में हुआ। पलासी का युद्ध 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला को की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापार में रियायत दे सके और उनके जो शर्त हैं कंपनी का उसे वो मान सके। इसके लिए वो एक ऐसा कठपुतली शासक चाहते थे जो अंग्रेज़ों की बात को, कंपनी की बात को माने। बच्चों, कठपुतली का मतलब क्या है? कठपुतली एक खेल होता है जिसमें जो खेल को खिलाने वाला जो होता है वो जिस तरह उस पुतली को नचाना चाहेगा उस तरह वो नाचता है। इसलिए यहाँ पर कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी एक ऐसा शासक चाहते थे जैसा कि कंपनी के अधिकारी जो चाहे वो उनसे करवा सकते थे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों को में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना किया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला को हरा दिया। दोस्तों, यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि नवाब सिराजुद्दौला की हार उनके अपने ही सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियों के कारण हुई थी। मीर जाफ़र की एक टुकड़ी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने लॉर्ड क्लाइव से समझौता कर लिया था कि सिराजुद्दौला के बाद उसके हटा करके मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। यह जीत कंपनी के अधिकारियों ने, अंग्रेज़ों ने यह जीत अपनी ताकत से नहीं जीती बल्कि अपने दिमाग से, यहाँ के आपस में लोगों को लड़ाकर, आपस में लोगों को फोड़कर ही यह
जीत सकी। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी या अंग्रेजी शासन शुरू से ही फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते आ रहा था, जिसकी शुरुआत प्लासी युद्ध में भी देखने को मिला। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य था व्यापार को फैलाना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाए ही लड़ा जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की उसकी ज़रूरत क्या थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को फिर दोबारा शासक बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। यानी कहा जा सकता है कि 1765 में कंपनी ने सबसे पहले बंगाल प्रांत को अपने कब्जे में लिया और बंगाल को अपने कब्जे में लेने के बाद पूरे बंगाल की दीवानी उसे मिल गई। पूरा शासन, बंगाल का शासन कंपनी के हाथ में चला गया और ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी जीत थी। बच्चों, अब हम आगे दूसरे क्लास में हम आगे की बात आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। आप लोगों ने बड़े धैर्य से इसे सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद।